बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, हाजिर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। नादरीन, एक हफ्ते से भी कम अरसे में हुकूमत की तरफ से दूसरा गुडविल जेस्चर आया है, मस्बत पैगाम कि इमरान खान के सबके हवाले से इस्टेब्लिशमेंट की और पाक फ़ौज की सोच तब्दील हो चुकी है। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले ही कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई थी और उसके एलामिये में पहली बार डिजिटल दहशतगर्दी और 9 मई का कोई जिक्र नहीं था। आज DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और आज भी ना इस हवाले से DGISPR ने कोई जिक्र किया 9 मई के हवाले से या डिजिटल दहशतगर्दी के हवाले से। और दिलचस्प बात यह है कि किसी रिपोर्टर ने भी इस हवाले से सवाल नहीं किया कि जनाब 9 मई वालों का क्या होगा। ये बड़ी नाज़रीन आज एक समझ लेके कि दूसरा बड़ा मस्बत इशारा, पॉजिटिव मैसेज दिया गया है इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से। और उससे भी बड़ी खबर ये आई है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने दो टोक अंदाज में कह दिया है अपनी बेटी से और भाई से कि आप लोग PTI से मुज़ाकरात करें और नए आम इंतखाबात की तरफ जाएं, वगरना सूरत हाल जो है वो मौजूदा हुकूमत के कंट्रोल में नहीं रहेगी और हम इससे भी ज़्यादा बड़े सियासी नुकसान से दो चार हो जाएंगे कि जितना अगर हम मौजूदा हालात में आम इंतखाबात पर आमादा हो जाते हैं और अपनी हुकूमतें छोड़ देते हैं। ज़राए का ये कहना है कि चूँकि इस्टेब्लिशमेंट भी इस हवाले से इमरान खान के साथ इत्तफाक कर चुकी है, नवाज शरीफ को इसकी सुनगुन मिल गई है और उन्हें समझ आ गई है कि अगर हम इस पॉइंट पर ना आए तो हमें साइड लाइन कर दिया जाएगा और इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान अदलिया के ज़रिए ये सारा मकसद हासिल कर लेंगे। इसलिए नवाज शरीफ ने यह फ़ैसला किया है कि वो फौरी तौर पर एक तो वो बैरून मुल्क जाना चाहते हैं और दूसरा वो फौरी तौर पर डायलॉग का आगाज़ करना चाहते हैं PTI के साथ और बाकी सियासी जमातों के साथ नए आम इंतखाबात के हवाले से। यानी उन्होंने अपनी मौजूदा हुकूमत को चलाने और 3 साल या 5 साल पूरे करने के हवाले से जो ज़िद थी वो छोड़ दी है। बड़ी ड्रामाई तब्दीली आ गई है नाज़रीन सूरत हाल में और बात उसी तरफ जा रही है जिसका हम कई रोज़ से आपको बताते आ रहे थे कि मामलात फरवरी मार्च में नए आम इंतखाबात की तरफ जा रहे हैं। और आज इस हवाले से दो बड़े क्लियर कट सिग्नल मिल गए हैं। ये सारी तफसील आज की इस वीडियो में शामिल है। इसके साथ साथ आज अडयाला जेल में खान की मीडिया से बड़ी गुफ्तगू हुई है, बहुत ज़ोरदार गुफ्तगू की है और उन्होंने कुछ ऐसे इशारे दिए हैं जिससे नज़र आ रहा है कि खान की हुकूमत आ रही है और खान हुकूमत में आने के बाद क्या करेगा। पहली बार उन्होंने इस हवाले से बड़ी तफसीली गुफ्तगू की है। हालांकि वो जेल में बैठा है लेकिन आज उसका लबो लहजा और एतमाद बता रहा था कि PTI वापस आ रही है और पाकिस्तान के अवाम को हकीकी आज़ादी, हकीकी मैंडेट जो है वो वापस किया जा रहा है। 8 फरवरी वाला मैंडेट तो वापस नहीं मिल रहा, लेकिन अगले साल जो फरवरी आ रहा है या मार्च आ रहा है उसकी हो सकता 8 तारीख को ही इलेक्शन हो जाए, तो फिर जो अगले साल के फरवरी वाला मैंडेट है वो आपको मिलने जा रहा है। आप मुबारकबाद कबूल फरमाइए हमारी तरफ से भी और पूरे मुल्क के अवाम की ये खुशी इस हवाले से आने वाले चंद हफ्तों के दौरान जब ये सूरत हाल बिल्कुल क्लियर हो जाएगी इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ दीदनी होगी। हम आपको सबसे पहले ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं कि न सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान 9 मई के हवाले से जो कशीदगी थी उसका ख़ात्मा हो गया है, बल्कि जो सियासी जमातें हैं वो भी इस 1 पॉइंट एजेंडे पर आ गई हैं कि इस सारे सियासी और मुआशी बहरान का एक ही हल है और वो है नए आम इंतखाबात। इस हवाले से नवाज शरीफ ने क्लियर कट किसकी जिम्मेदारी लगाई है इस हवाले से ये भी आज हम आपके साथ तफसील शेयर करेंगे। वो खुद बैरून मुल्क क्यों जाना चाहते हैं फौरी तौर पर और उन्हें रोक कौन रहा है ये तफसील भी आपको बताएंगे और ये भी बताएंगे कि DGISPR ने अपनी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में न सिर्फ मौजूदा हुकूमत पर 2 हवालों से अदम एतमाद किया नाम लिए बगैर,
वो भी हम आपको बताएंगे कि वो कौन से 2 ऐसे इश्यूज हैं जिसमें उन्होंने बिल्कुल कैटेगोरिकली ये कहा कि मौजूदा हुकूमत अपने जो जिम्मेदारियां हैं वो अदा नहीं कर पा रही। और इसके साथ साथ इमरान खान ने किस हवाले से गुफ्तगू की, और उस गुफ्तगू को हम DG ISPR की गुफ्तगू से जब मिलाएंगे, जोड़ेंगे दोनों को, तो आपको नाज़रीन अंदाज़ा हो जाएगा कि मामला किस तरफ जा रहे हैं और ख़ान के और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान इत्तफ़ाक़ राय की जो इत्तलात हम आपको देते रहते थे वो किस तरह दुरुस्त साबित होने जा रही हैं। तफसीलात में जाने से पहले हम अपने नए आने वाले दोस्तों को याद दिलाएंगे कि वो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, क्योंकि हम सबसे पहले खबर देते हैं, सबसे एक्सक्लूसिव खबर देते हैं, रिसर्च बेस्ड वीडियोस होती हैं हमारी, और वो इश्यूज आपके लिए लेकर आते हैं जो दूसरे चैनल फिर अगले रोज़ या उससे अगले रोज़ शेयर करते हैं। तो बात आगाज़ करते हैं नाज़रीन आज DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस से। उन्होंने आज पूरी बड़ी लंबी चौड़ी और तफसीली गुफ्तगू की, ख़ास तौर पर बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से, फिर मुल्क में महंगाई की सूरत हाल के हवाले से, और इसके बाद जो ऑपरेशन के बाद जो सिविल हुकूमतों का काम होता है करने का, उसके हवाले से उन्होंने एक तो सवाल बाकायदा किया गया कि जो मुल्क में इतनी महंगाई हो गई है, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं और हालात बिल्कुल लोगों के समझ लें कि जीने के लिए दुश्वार होते जा रहे हैं, क्या फ़ौज को इस सूरत हाल का अदराक नहीं है? तो उन्होंने बड़ी तफसील से बताया कि जनाब खुद हम मिडिल क्लास लोग जो फ़ौज में होते हैं वो हम कोई आला तबका से ताल्लुक़ रखने वाले लोग नहीं हैं। हमारे लोगों को, हमारे जवानों को भी अपने घरेलू मामलात में अपनी तनख्वाहों में गुजारा करने के हवाले से मुश्किलात दरपेश हैं, और उसकी वजूहात आपको पता है, हम पहले भी बयान कर चुके हैं, कुछ उन्होंने भी आज DG ISPR ने भी बयान की कि जो हमें दोस्त मुल्कों की तरफ से ताउन मिलता था वो भी नहीं मिल रहा, IMF का पैकेज भी डिले हो रहा है, और हुकूमत जो इसका असल काम, हुकूमत का काम है कि वो महंगाई पर काबू पाए और चीज़ों की कीमतें नीचे लाए, अपने अखराजात कम करे। ये तो उन्होंने नहीं कहा कि हुकूमत अपने अखराजात कम नहीं कर रही, लेकिन उन्होंने कहा कि जो मुआशी मसाइल हैं उन पर काबू पाना हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है, तो वो अपनी ये जिम्मेदारी अदा नहीं कर रही, इसलिए फ़ौज का ये काम नहीं है। फ़ौज का काम दिफाई हवाले से है, या जहां हुकूमत की तरफ से उसे बुलाया जाता है वो वहां उसके साथ जाकर ताउन करती है। जो मुआशी इशू है वो सियासी और जो मुंतखब हुकूमत है उसका काम है। और इस हवाले से समझ लें कि सवाल भी आपको पता ही है कि DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो सवालात हैं वो भी मुंतखब होते हैं और सवाल करने वाले भी मुंतखब होते हैं। इसीलिए हम आपको कह रहे हैं कि DG ISPR ने न तो आज खुद अपनी गुफ्तगू में 9 मई का जिक्र किया और डिजिटल दहशतगर्दी का, और ना ही इस हवाले से किसी ने सवाल किया। हालांकि जर्नलिस्ट सवाल कर सकते थे, लेकिन आपको पता है कि बड़ा कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट होता है, वही सवाल करने की इजाज़त होती है ताकतवर लोगों के सामने जो वो खुद सुनना चाहें। दूसरा सवाल उनसे ये किया गया कि ये आप दहशतगर्दी के खिलाफ इतने अरसे से ऑपरेशन कर रहे हैं, लेकिन ये मसला ख़त्म होने में ही नहीं आ रहा, बल्कि पहले से ज़्यादा बढ़ जाती है। तो उसके हवाले से उन्होंने एक तो बड़ी ये वैलिड बात की कि जो अफ़गानिस्तान में जो दाश के लोग हैं, TTP के लोग हैं, उनकी सरगर्मियाँ बहुत बढ़ गई हैं, उन्हें जो सहूलतकारी हासिल है, जो उन्हें जदीद अमरीकी असला उनके पास आ गया है, और जो बाकी दीगर अवामिल हैं उनकी वजह से भी एक दहशतगर्दी बढ़ी है। दूसरा उन्होंने जो बात की, उन्होंने कहा कि इसके 4 मराहल होते हैं दहशतगर्दी के ख़ात्मे के। पहले 2 मराहल जो फ़ौज की जिम्मेदारी होती है कि किसी इलाके में जाना, उसे क्लियर करना और फिर उसको हवाले करना सिविल इंतज़ामिया के, सियासी हुकूमत के। बाद में उस इलाके के जो अवाम के इश्यूज़ हैं, जो लोगों की नाराज़गियाँ हैं, जो लोगों का इस्तेहसाल है, या मुआशी हवाले से या इंतज़ामी हवाले से लोगों के शिकवे शिकायत हैं, उन्हें दूर करना, उन्हें गले से लगाना, ये हुकूमत और सिविल इंतज़ामिया के लोगों का काम होता है। और बाद में वहाँ पर अमन व अमान कायम रखना वो भी पुलिस का और बाकी इदारों का काम है, जो सूबाई हुकूमत का महकमा है। तो लेकिन होता ये है, हो ये रहा है कि हम इलाके क्लियर करके सियासी हुकूमत के हवाले करते हैं और वो अपने हिस्से का किरदार अदा नहीं करती, जिसकी वजह से दहशतगर्दी उस एरिए में दोबारा शुरू हो जाती है
اور پھر فوج کو جو علاقہ پہلے کلیئر کروایا ہوتا ہے اسی کو دوسری دفعہ کلیئر کروانا پڑتا ہے. تو اس حوالے سے بھی انہوں نے موجودہ حکومت کو ہی مورد الزام ٹھہرایا، کیونکہ یہ تیسری حکومت ہے جو وقفے سے آئی ہے، لیکن وہ اصل میں ایک ہی حکومت ہے. یعنی پہلے عمران خان کی حکومت ختم کر کے شہباز شریف کی حکومت لائی گئی، پی ڈی ایم سرکار جسے ہم امپورٹڈ سرکار کہتے ہیں. اس کے بعد جو نگران حکومت لائی گئی اس میں بھی وہی نون لیگ کے اور پیپلز پارٹی کے اور ان کے جو باقی قریبی لوگ تھے ان کے ان کی ان کے جو بیوروکریٹس تھے، ان کے جو سیاستدان تھے، جو ان کے صنعت کار تھے، وہ اس حکومت میں شامل تھے. اور بلکہ ایسا ہوا کہ جب اب یہ تیسری حکومت قائم ہوئی ہے جسے آپ 8 فروری کے بعد فارم 47 والی حکومت کہتے ہیں، تو اس میں بھی وہ نگران حکومت کے لوگ بھی شامل ہیں. تو یہ جو تینوں حکومتیں ہیں، سول حکومتیں عمران خان کے جانے کے بعد آئی ہیں، یہ تینوں حکومتیں ایک ہی حکومت ہے بیسیکلی. اور اگر آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے مہنگائی پر کنٹرول کے حوالے سے انگلی کا اشارہ حکومت کی طرف کیا، اور یہ جو امن و امان کے حوالے سے صورتحال ہے اس میں جو بڑے واضح انداز میں کہا کہ جو سول سائیڈ ہے، جو منتخب سیاسی حکومتیں ہیں وہ اپنے حصے کا کردار ادا نہیں کر رہی. تو ایک بڑی واضح چارج شیٹ آج انہوں نے حکومت پر دی ہے. اور کیسی یعنی دلچسپ صورتحال ہے کہ سابقہ پریس کانفرنسز میں اگر کوئی اشارہ نیگیٹو ہوتا تھا تو وہ پی ٹی آئی اور عمران خان کی طرف ہوتا تھا، اور اگر آج کی پریس کانفرنس میں ہم دیکھیں تو اگر کوئی اشارے بنتے ہیں تو وہ موجودہ حکومت کی طرف بن رہے ہیں. تو یہ صورتحال میں بڑی ڈرامائی تبدیلی آ گئی ہے. اس کے علاوہ ناظرین، آج عمران خان نے جو گفتگو کی وہ بھی بڑی اہم ہے. ان سے سوال کیا گیا یہی بلوچستان کے حوالے سے، تو انہوں نے بڑا زوردار اس کا جواب دیا. انہوں نے کہا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ جناب خیبر پختونخوا میں دہشت گردی اس لیے ہے کہ عمران خان جو طالبان تھے ٹی ٹی پی والے انہیں افغانستان سے لا کر اس نے پاکستان میں سیٹل کر دیا. اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ خیبر پختونخوا میں اس لیے ہے دہشت گردی زیادہ، تو یہ بتائیں کہ جو بلوچستان میں اتنی خوفناک دہشت گردی ہو رہی ہے کیا ان کو بھی میں لے کر آیا تھا یہاں پر پاکستان میں؟ تو عمران خان نے کہا کہ یہ ساری صورتحال جو ہے وہ صوبائی حکومت کی ناکامی ہے اور اسٹیبلشمنٹ کے اس حوالے سے ناکامی ہے کہ وہ ایک ایسی حکومت مسلط کروائی گئی باجوہ کے ذریعے اس ملک میں جو نمائندہ نہیں تھی، اور اس نے ایسے اقدامات کیے کہ یہ دہشت گردی کا جن بے قابو ہو رہا ہے. انہوں نے کہا کہ اگر خیبر پختونخوا میں صورتحال کسی حد تک کنٹرول ہے تو اس کی وجہ پی ٹی آئی کی صوبائی حکومت ہے کہ ہم بڑی محنت سے ہمارے لوگ وہاں پر کام کر رہے ہیں جاں فشانی سے. لیکن جو بلوچستان میں صورتحال ہے وہ بہت زیادہ خراب اس لیے بھی ہے کہ جو لوگ حکومت میں وہاں پر آئے ہیں وہ پیسے دے کر انہوں نے سیٹیں خریدی ہوئی ہیں اور ان کا عوام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، آج ایک اور بڑی اہم پیش رفت یہ ہوئی ہے کہ جب افغانستان کا اور ٹی ٹی پی کا ذکر کیا ڈی جی آئی ایس پی آر نے، تو ان کا لب و لہجہ ویسا تیز، ویسا سخت نہیں تھا جس طرح سابقہ پریس کانفرنسز میں ان کی باڈی لینگویج ہوتی تھی افغانستان کا نام لیتے ہوئے، افغانستان کا ذکر کرتے ہوئے، بلکہ انہوں نے بڑا سافٹ لب و لہجہ رکھا. اور یہ جو وہ پالیسی ہے جو عمران خان کی پالیسی ہے کہ جناب ہم اس بات کو لڑائی جھگڑے سے، ایک دوسرے پر الزام تراشی کر کے یا ایک دوسرے کے ملک میں حملے کر کے اس مسئلے کو حل نہیں کر سکتے. اس مسئلے کو ہم ایک دوسرے کے ساتھ مفاہمت کے ذریعے پیار اور محبت بڑھا کر اور اس سارے مسئلے کو ایک سیاسی انداز میں حل کرنا چاہیے. ہمیں وہ مستقل حل ہوگا. اگر ہم اسے فوجی انداز میں حل کریں گے، بھلے بلوچستان کا ایشو ہو یا خیبر پختونخوا یا صوبہ سندھ یا پنجاب کے جو علاقے ہیں جہاں پر سمجھ لیں کہ نو گو ایریاز ہیں، جہاں پر جو قبائل ہیں ان کے بہت سے لوگ ڈاکو بنے ہوئے ہیں، تو ان سارے معاملات کو بڑے طریقے سے، بڑے سلیقے سے حل کیا جائے گا تو امن قائم ہوگا. کیونکہ یہ سارے جو پھر یہ ایک روٹ ہے، پنجاب کا جو کچا ایریا ہے یا سندھ کا جو کچا ایریا ہے نو گو ایریاز، وہاں سے بھی سی پیک کا یہ موٹر وے گزرتا ہے جو سکھر ملتان موٹر وے ہے. اسی طرح بلوچستان اور خیبر پختونخوا سے بھی ان علاقوں سے یہ سارے راستے گزرتے ہیں جو پاکستان کے لیے، پورے خطے کے لیے سونے کی چڑیاں ہیں، جس سے بے پناہ ریونیو ملے گا اربوں خربوں روپے کا، اور اس ملک سے غربت اور جو بدحالی ہے وہ دور ہوگی. تو اس سے بھی ناظرین آپ اندازہ لگا لیں کہ جو عمران خان کا ویژن تھا خطے کے ممالک کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے، افغانستان کے جو
तालिबान हुकूमत है उसके साथ ताल्लुकात के हवाले से आज इस्टेब्लिशमेंट ने उस तरफ झुकाव का भी इशारा दिया है। और इमरान खान के बारे में तो आप जानते हैं कि वो बड़े अरसे से ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को किसी की जंग नहीं लड़नी चाहिए और अपने हमसायों के साथ अच्छे ताल्लुकात रखने चाहिए। आज वो आपको नज़र आ गया। दूसरी बात जो कि DGISPR ने वो यही थी कि ये सिविल हुकूमतें और जमहूरी हुकूमतें और सियासी हुकूमतों का काम है कि वो वसाइल और तरक्याती काम और इस तरीके से अकामोडेट करें ये जो इलाके क्लियर करवाए जाते हैं दहशत गर्दों से, वहाँ ग्रास रूट लेवल तक लोगों को मुतमिन करें, तो फिर ये मसला हल होगा। तो आज इमरान खान ने कहा कि बलूचिस्तान के मसले का हल ये है कि वहाँ ग्रास रूट लेवल तक बल्दियाती इदारे जो हैं उन्हें ताकतवर किया जाए, माली हिसाब से भी और सियासी हिसाब से भी। उन्होंने कहा कि जो फंड मिलते हैं वफाक से सूबों को वो नीचे अजला और तहसीलों तक पहुँचते ही नहीं हैं। जब उन्हें पैसा नहीं मिलेगा जो मकामी इंतज़ामिया है या मकामी बल्दियाती इदारे हैं तो वो एहसास महरूमी कैसे ख़त्म होगा। तो इमरान खान ने कहा कि जब PTI की हुकूमत आएगी तो सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि एक तो जो बल्दियाती इदारे हैं उनके फौरी तौर पर पूरे मुल्क में आम इंतखाबात करवाए जाएंगे। PTI के विजन के मुताबिक जो ज़्यादा पावरफुल होंगे बल्दियाती इदारे, माली हवाले से भी, इंतज़ामी हवाले से भी, और उन्हें जो फंड्स हैं वो इस तरीके से उसका एक फूल प्रूफ सिस्टम बनाया जाएगा कि वो सूबाई हुकूमत या वफाकी हुकूमत की मर्जी और मंशा की वजह से न मिले। एक खुदकार सिस्टम के तहत उस सूबे का, उस ज़िले का, उस तहसील का हिस्सा बना दिया जाए और उसे ऑटोमेटिक वो फंड्स मिलें और यकीनी हो हर सूरत में, उसी सूरत में मकामी हुकूमतें जो अपने अवाम की खिदमत भी कर सकेंगी। और जब उन्हें इक़्तिदार ग्रास रूट लेवल तक मुंतकिल हो जाएगा तो फिर मुल्क में ये जो एहसास महरूमी की आड़ लेकर जो दुश्मन ममालिक हैं हमारे नौजवानों को गुमराह करते हैं वो सिलसिला भी ख़त्म हो जाएगा। तो देखें कि इमरान खान कितनी दूर की सोच रहे हैं और दूर की अब वो ये गुफ्तगू उन्होंने इसलिए भी शुरू कर दी है कि जो ज़राए ये कहते हैं कि अंदर खाते सारी बातें तय हो चुकी हैं, पिछले कई माह से सारे मामलात डिस्कस हो चुके हैं और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ बहुत जल्द पाकिस्तान नए आम इंतखाबात की तरफ जाने वाला है। इसके साथ साथ इमरान खान ने अपना वो सूरत हाल भी समझ लेके कहते हैं कि थोड़ा डरा के भी रखो, वो भी उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इनकलाब की तरफ जा रहा है। अगर इन्होंने एक बार फिर धोखा किया, इशारा देकर ताउन करने का इशारा देकर ताउन ले लिया लेकिन बाद में फिर मुकर गए और आम इंतखाबात करवाने से भी इनकार कर दिया और 8 फरवरी का मैंडेट बहाल करने से भी इनकार कर दिया, तो फिर बात जो है मुल्क में एक खौफनाक किस्म के एजिटेशन की तरफ जाएगी। उन्होंने आज कहा कि मुल्क एक इनकलाब की तरफ बढ़ रहा है। इस इनकलाब की चाप को ये लोग महसूस कर लें तो बेहतर है, ताकि इनकलाब की बजाय इंतखाब के ज़रिए ये मामला हल हो जाए। और दुआ करें नादिन कि ये मामला इसी तरह ही हल होना चाहिए। और ज़राए भी यही बता रहे हैं कि नवाज शरीफ भी और आसफ अली जरदारी भी और बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं वो भी अब इस बात पर आ गए हैं कि हम जो 8 फरवरी के फार्म 47 वाली हुकूमतें हैं उनको 5 साल या 3 साल चलाने की ज़िद नहीं करते, सब मिलकर इत्तफाक़ राय से नए आम इंतखाबात की तरफ चलते हैं। तो इमरान खान ने कह दिया है कि मुझे भी इस पर कोई एतराज़ नहीं है, सब लोग इत्तफाक़ राय करें, PTI को भी उसका हक दिया जाए कि वो भी सियासी सरगर्मियाँ करे, उसके खिलाफ जो कारकुनों के खिलाफ नाजायज़ केसेस हैं वो ख़त्म किए जाएँ, 9 फरवरी वाला मामला भी ख़त्म किया जाए। उसका एक बड़ा सिग्नल आज आपको मिल गया है कि DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना DGISPR में लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने इस हवाले से कोई बात की और न ही किसी रिपोर्टर ने 9 मई का सवाल किया। तो इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सूरत हाल किस तरफ जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो 8 सितंबर का जलसा है उस हवाले से भी बिल्कुल फ्री हैंड देने का फैसला कर लिया गया है हुकूमत की तरफ से और इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से। ये भी एक गुड विल जेस्चर होगा कि समझ लें कि हुकूमत भी अब ज़िद नहीं करेगी कि उसने फार्म 47 के ज़रिए जो हुकूमत मिली है उसे 5 साल तक चलाना है। तो और इमरान खान ने भी चलो कह दिया है ठीक है, हम भी अब नहीं कहते कि आप हमें 8 फरवरी के फार्म 45 के मुताबिक
हमें हुकूमत दें, तो एक दरमियानी रास्ता है, हम भी उस तरफ चलते हैं, आप भी उस तरफ चलें। तो ये नाज़रीन बड़ी ड्रामाई सूरत हाल पैदा हो गई है, और इस हवाले से ये भी ज़राए कह रहे हैं कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने इमरान खान के ख़ास लोगों से रब्ता करने के लिए राना सनाउल्लाह की ड्यूटी भी लगा दी है, और बाकी जो नून लीग के बाकी रहनुमा हैं उनकी ड्यूटी भी लगा दी है, और अयाज सादक स्पीकर जो कौमी असम्बली हैं वो इस हवाले से मुख्तलिफ सियासी जमातों के वफूद को बुला कर उनके साथ डायलॉग कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस टाइप की कोई चीज़ होगी जिसमें तमाम सियासी जमातें शरीक होंगी, और फिर उसमें ये मामला तय हो जाएगा। वो खबरें अपने समझ लें कि सामने आ जाएंगी जो पिछले कई हफ्तों से हम आपको बता रहे हैं कि फरवरी मार्च में नए आम इंतखाबात करवाने का फैसला हो गया है। और इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ आप देखेंगे कि आपका खान बहुत भारी अक्सरियत के साथ बरसरे इक़्तिदार आएगा और इस मुल्क को इस बदहाली से निकालेगा। तो नाज़रीन आप 8 फरवरी मुंह पे चढ़ा हुआ है, 8 सितंबर के जलसे की भरपूर तैयारी करें। ख़वातीन भी, बच्चे भी, नौजवान भी, एक बहुत बड़ा आपको वहाँ अवाम का समंदर नज़र आएगा। पिकनिक मौसम भी बड़ा अच्छा है, पिकनिक की पिकनिक हो जाएगी, जलसे का जलसा हो जाएगा, क्योंकि इस बार इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ ना NOC कैंसिल होगा आखिर में, और ना ही कोई रुकावट डाली जाएगी। ये ताज़ा तरीन जो डेवलपमेंट्स हैं जिन्हें हमने ड्रामाई जो पेशरफ्त है वो कहा है अपने थंबनेल में, वो हो चुकी है। मुबारकबाद कबूल फरमाइए। ऐसी एक्सक्लूसिव और सबसे पहले दी जाने वाली खबरें लेकर हम हाजिर होते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।